बैंकिंग ब्लॉग पे एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। एफसीआई का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, प्रमोशनल एग्ज़ाम, आज उसमें जो पेपर 2 है का पार्ट 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा गूगल मीट पे क्लास भी चल रहा है AG3 टू मैनेजर वाला, उसमें भी क्लासेस स्टार्ट कल से हो जाएगा। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए फटाफट ज्वाइन कर लें क्लास को, और यूट्यूब पे आपको ये वीडियो डेली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का टॉपिक है हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। आइए बात करते हैं कि आखिर इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। देखिए, सीधा बात है कि जिन लोगों का सैलरी 15,000 या उससे कम है उनके लिए ये सोशल सिक्योरिटी लेके आया था। एम क्या था इसका? प्रोवाइडिंग अ सोशल सिक्योरिटी एंड टाइमली मॉनेटरी असिस्टेंट टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली। देखिए, जिसका सैलरी 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, वो तो अपना घर चला सकता है आसान से। लेकिन जिसका सैलरी ही 15,000 है उनको घर चलाने में ही सारा खर्च हो जाता है। तो इसी के कारण से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आया है और उनके लिए एक लेके आया है। आगे सब डिटेल आपको हम देंगे ही। फंड ऑर्डिनेंस कब आया था? 15 नवंबर 1951। इट वाज रिप्लेस बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। ये 51 में आ चुका था ऑर्डिनेंस, बट इसको रिप्लेस किया गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952। तो बेसिक इसमें यही है कि जो भी एम्प्लॉय है वो उसका सैलरी 15,000 या उससे नीचे है, उनके लिए आया था सोशल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब ये जो एक्ट है वो 3 टाइप का स्कीम लेके आया था। पहला था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम EPF 1952, जो सेक्शन 5 में आता है। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रमोट रिटायरमेंट सेविंग एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ठीक है, EPS 1995, ये सेक्शन 6A में है। ये प्रोवाइड करता था पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन। उसके बाद एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, जिसको EDLI कहते हैं, 1976, सेक्शन 6C। ये रिलीफ करता था अगर सडन डेथ होता था तो ये रिटायरमेंट सेविंग के लिए था, ये पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन के लिए था, अगर कोई डेथ हो जाता था सडन, ये उसके लिए था। ये तीनों का अलग अलग रोल था। उसके बाद ये किस पे लागू होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा एक्ट भी ध्यान से देखिएगा। अप्लीकेबल होता था एवरी फैक्ट्री इंगेज इन एनी इंडस्ट्री, जो शेड्यूल 1 में है, स्पेसिफाई इन शेड्यूल 1 कवर 180 प्लस इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शेड्यूल है उसके अनुसार। एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट नोटिफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच 20 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉय। अगर 20 या उससे अधिक पर्सन एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उन पे ये लागू होता है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्लाई उस पर भी कर सकता है। प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय लेस देन 20, अगर 20 से कम भी है तो भी ये लागू हो सकता है, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट 2 मंथ नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर है किस पे लागू होगा और किस पे लागू नहीं होगा, सब कुछ समझ में आ गया। शेड्यूल 1 इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। और याद रखना है 20 से अधिक और 20 से कम का बहुत बड़ा रोल होगा MCQ में, जो आगे हम आपको बताएंगे। अब कंट्रीब्यूशन, किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन सेक्शन 6 में आता है। अब कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, अब याद रखिएगा एम्प्लॉयर जो है सेक्शन 2E में आता है और एम्प्लॉय सेक्शन 2F में आता है। जो हम सेक्शन बता रहे हैं उसको याद रखना। अब कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का भी होता है, एम्प्लॉय का भी होता है। एम्प्लॉयर का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA उसको देना है, और बहुत सारे केस में 10% ऑफ बेसिक सैलरी और DA देना पड़ता है। अब कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का क्या होगा? अब जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करेगा उतना तो करना ही है, और उससे आप अधिक भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा जो एम्प्लॉय का होल कंट्रीब्यूशन होगा वो विल गो इन EPF में जाएगा। इसको हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं इसका चेयरमैन। अब ये जो तीनों प्लान है उसको रख रखाव होता है। एक चीज़ और आप लोग जान जाइए, ये जो तीनों प्लान होता है उसका एक रख रखाव भी होता है। अब रख रखाव में कुछ हैंडलिंग फ़ी भी होता है, ये एम्प्लॉय को देना पड़ता है। मिनिमम 500 रुपया या 0.5% होता है, इसको भी याद रखना है।
अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, अब देखिए तीनों प्लान को मॉनिटरी करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट किया जाता है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 5% अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अप टू 15% रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट ऑफ सच स्टेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई द बिहाफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। 10 एम्प्लॉयर रिप्रेजेंट करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और एक्स सर्विस। क्लियर है? तो इससे ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं MCQ के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये जो MCQ है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है उसको भी हम लेके आए हैं और जो हमको लगता है आएगा उसको भी लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है और आप लोग भी साथ साथ बताते चलेंगे, कमेंट करते चलेंगे। PF एक्ट इज अप्लीकेबल टू एन एस्टेब्लिशमेंट इंगेज इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाई इन, अभी बताए थे किस इंडस्ट्री के लिए है, तो ये शेड्यूल 1 है 2 है, बताइए फटाफट, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, शेड्यूल 1 जिसको अभी हम बताए थे, शेड्यूल 1 में जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। अगला है मिनिमम कितना पर्सन मस्ट बी एम्प्लॉय होना चाहिए इस एक्ट के लिए, PF एक्ट के लिए। अभी आपको हम बताए थे 20 होना चाहिए या 20 से अधिक होना चाहिए। 20 से कम में भी एक्ट अप्लाई हो सकता है बट 2 मंथ पहले देना पड़ेगा नोटिस गवर्नमेंट को। अगला है द टर्म एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज डिफाइंड इन विच सेक्शन द PF एक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सेक्शन 2A। ठीक है, सेक्शन 2A। क्लियर है? आप लोग भी जवाब देते चलेंगे। अगला है क्वेश्चन बताइएगा, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2A विच इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर ए माइन इन अ गिवन स्टेट, फटाफट बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बताए थे आपको। सेक्शन 2AA ऑफ द PF एक्ट डिफाइन क्या करता है, बहुत बार आया क्वेश्चन एग्जाम में, तो ये ऑथराइज ऑफिसर्स, ठीक है, याद रखिएगा, ऑथराइज ऑफिसर्स को डिफाइन करता है। डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज एन ऑथराइज ऑफिसर, सही है या रॉन्ग है? ठीक है, बिल्कुल सही है, यही रहेगा, डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज एन ऑथराइज ऑफिसर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। द टर्म बेसिक वेजेज इज डिफाइंड इन विच सेक्शन, बेसिक वेजेज कौन से सेक्शन में डिफाइंड है प्रोविडेंट फंड एक्ट में, फटाफट बताइए। सेक्शन 2B। जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं सबको रट लेना है। सेक्शन 2D क्या डिफाइन करता है? सेक्शन 2D तो ये कंट्रोल्ड इंडस्ट्री को डिफाइन करता है, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। अगला है द टर्म एम्प्लॉयर, कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है? अभी आपको बताए थे 2F, तो याद रखना है 2F। ठीक है, अगला है एग्जेम्प्टेड जो एम्प्लॉय हैं वो PF एक्ट के किस सेक्शन में आते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2FF। ठीक है, सेक्शन 2FF। अगला है सेक्शन 2G, क्या बताता है PF एक्ट में? सेक्शन 2G तो ये फैक्ट्री के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, दो टर्म है फंड, कौन सा सेक्शन में डिफाइन है PF एक्ट 1952? (2H), ठीक है, सेक्शन 2H। अगला है अंडर द PF एक्ट 1952 इंश्योरेंस फंड मीन्स, क्या बताता है? डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड, याद रखिएगा, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड। ठीक है, द स्कीम डिफाइंड अंडर सेक्शन 2IB, ठीक है, याद रखिएगा 21B ऑफ द PF एक्ट 52 क्या बताता है?
ठीक है। इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताता है। जो जो हम सेक्शन बता रहे हैं सारा इम्पोर्टेंट है, इसको दम दिमाग में रखना है आप लोगों को। द सेक्शन 2(1)(a) पीएफ एक्ट ये क्या बताता है? फटाफट बताइए। एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए दे रहे हैं, 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। द एम्प्लॉय पेंशन फंड इज इस्टेब्लिश्ड अंडर सब सेक्शन, कौन से सब सेक्शन में इस्टेब्लिश किया गया इसको? तो ये 6A है, इसको भी याद रखना है। ठीक है। अगला है सेक्शन 2K भी क्या बताता है पीएफ एक्ट में? तो रिकवर ऑफिसर के बारे में बताता है। अगला है व्हाट इज द प्रेजेंट वेज लिमिट टू बी एलिजिबल टू कवर अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट? 15,000 अभी बताए थे आपको, या उससे कम। द चेयरमैन और एंड मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, तो उसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, अभी लास्ट में आपको बताए थे हम। ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए थे एक टॉपिक से। ऐसा हर टॉपिक जो भी आपका टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। और अभी इसके बाद जस्ट आपको अगला सेशन में, अभी जैसे हम लोग ये कवर कर लिए, ठीक है, हमारा ये कवर हो गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। इसके बाद आपको पेमेंट ऑफ एक्ट मिल जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, उसके बाद मिनिमम वेजेज, आरटीआई एक्ट, फसाई, सब आपको आजकल में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारा गूगल मीट क्लास ज्वाइन किए उनको तो कल से ये क्लासेस स्टार्ट होगा। जो अभी तक जो ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। पार्ट बी स्टार्ट होने वाला है कल से, तो कल के बाद से अगर क्लास छूटेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। खासकर मैनेजर डिपो और मैनेजर जनरल, ये दोनों का कंप्लीट कोर्स हम करा रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमसे कांटेक्ट करना है तो नंबर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है।